डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस के 11th क्लास की फर्स्ट बुक का यूनिट 4 एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की थर्ड वीडियो देखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो मैं आपको भेज चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, हमारे देश में कार्यपालिका किस प्रकार कार्य करती है, हमारे देश में राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियाँ होती हैं, उपराष्ट्रपति के पास क्या शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद पर क्या योग्यता होनी चाहिए, उनके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहली 2 वीडियो नहीं देखी हैं वो पहली 2 वीडियो देखें, तभी उनको ये इसका थर्ड पार्ट समझ आएगा। आज की वीडियो में हम हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद पर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और प्रधानमंत्री के पास क्या शक्तियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। Prime Minister of India addressed the nation from Red Fort on Independence Day। भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को एड्रेस करते हैं, देश को भाषण देते हैं। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक था। इन्होंने इतने समय हमारे देश में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे और उनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक था। आपको ज्ञात होगा कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद समझौते के दौरान सोवियत संघ में देहांत हो गया था और उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने कार्यकाल संभाला था। फिर हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी और उनका कार्यकाल था 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक और उसके बाद 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। आपको पता होगा 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी का देहावसान हो गया था। उस समय उन्हीं के 2 जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उन पर गोलियां दाग दी थीं और उससे उनका देहांत हो गया था और 31 अक्टूबर उनकी पुण्यतिथि भी है। इसके बाद हमारे जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी, उनका कार्यकाल है 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। चरण सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक और उसके बाद फिर दोबारा से इंदिरा गांधी जी की सरकार सत्ता में आ गई थी। राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहे 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हैं 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। एचडी देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री रहे हैं। फिर उसके बाद थे आई के गुजराल,
और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे। वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हैं। प्रधानमंत्री के पद पर उम्मीदवार के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारतीय नागरिक हो। ही मस्ट बी मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो संसद के सदन के सदस्य हों। वो if he is not, he must become the member within the 6 months of appointment। यदि वो मेंबर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उनको मेंबर बनना पड़ता है। उनकी उम्र 25 साल या 25 साल से अधिक होनी चाहिए। He must be a leader of the majority party or one who enjoys the majority support in the लोकसभा, वो बहुमत पार्टी के नेता होने चाहिए और वो सरकार में किसी भी पद पर नौकरी नहीं कर रहे हों। अगर किसी व्यक्ति में ये सब योग्यता है तो वो प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, किस प्रकार होता है? प्रधानमंत्री को भारत के इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है और भारत में मतदाता की आयु 18 वर्ष है। आपको पता है लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। लोकसभा में हम उम्मीदवार को चुनने के लिए वोट देते हैं। फिर जो पार्टी जीतती है वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है और फिर उसके प्रतिनिधि को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री को किस प्रकार हटाया जा सकता है? द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैन एंड बिफोर द एंड ऑफ ए लोकसभा टर्म if a majority of its members no longer have confidence in him। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वैसे 5 साल का होता है, जो हमारी लोकसभा की अवधि है। लेकिन अगर उसका बहुमत समाप्त हो जाता है, अगर उसके जो मेंबर्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो वो प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री के पास क्या शक्तियां होती हैं? व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव पावर, वैधानिक शक्ति, प्रधानमंत्री के हाथ में क्या होती हैं? प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री संसद के कक्ष के नेता के रूप में कार्य करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन एंड इज फर्दर एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड टू द अपोजिशंस कंसर्न। प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण कानून घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है और विपक्ष की चिंताओं का जवाब देने की भी अपेक्षा की जाती है। जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो कानून की घोषणा कर सकते हैं और विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर बात करनी है तो वो उसके लिए जवाबदेह होते हैं। The Prime Minister does exercise some control over affairs of the Parliament। प्रधानमंत्री संसद के मामलों पर कुछ नियंत्रण करते हैं। संसद में जो भी मुद्दे उठते हैं तो उनको कंट्रोल करने की पावर प्रधानमंत्री के पास होती है।
अब एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास क्या है, कार्यपालिका शक्तियां क्या हैं। प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट्स द मेंबर्स ऑफ देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद के सदस्यों को नॉमिनेशन करते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिंग एंड एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ऑफ द गवर्नमेंट टू वेरियस मिनिस्ट्रीज। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों को सरकार के काम के वितरण में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से विभिन्न मंत्रालय विभिन्न मंत्रियों को देते हैं। The Prime Minister can retain certain portfolios if the departments are not allocated to any member of the cabinet. अगर कैबिनेट में किसी सदस्य को कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है तो वो सारे डिपार्टमेंट्स कौन संभालेंगे, प्रधानमंत्री। इसके बाद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हम मंत्री परिषद भी कहते हैं। हमारे जो कार्यपालिका है उसकी मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर, उप मंत्री। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं। कैबिनेट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सीनियर मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हमारी जो सरकार होती है उसका बहुत छोटा सा ग्रुप है जिसमें सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर डील्स इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट। जो हमारे देश के महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही संभालते हैं। आप चित्र में कैबिनेट मिनिस्टर्स देख रहे हैं। श्री अमित शाह जी ये आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में, ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स में आते हैं। स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री। स्टेट मिनिस्टर केम अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर, दे असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं और वो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। डिप्टी मिनिस्टर आर अपॉइंटेड टू हेल्प द मिनिस्टर्स। उप मंत्रियों को मंत्रियों की मदद के लिए नियुक्त किया जाता है। सिविल सर्विसेज का आपने नाम सुना होगा। सिविल सेवा, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज आती हैं, IAS, IPS और IFS। IAS मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, IPS मीन्स इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये सभी सेवाएं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में आती हैं। अखिल भारतीय सिविल सेवा के अंतर्गत ये सब आती हैं। स्किल्ड ऑफिशियल हु वर्क परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट आर असाइन्ड द टास्क ऑफ असिस्टिंग मिनिस्टर्स फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड लॉज। जो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने के बाद जो कैंडिडेट्स चुने जाते हैं उनको IAS, IPS और IFS के पद पर नियुक्त किया जाता है। ये स्किल्ड ऑफिशियल्स होते हैं और ये परमानेंट स्थायी कर्मचारी होते हैं और इनका कार्य क्या है, जो भी
मिनिस्टर्स हैं, जो भी मंत्री हैं, उनकी कार्य में सहायता करना, पॉलिसीज बनाना, कानून बनाने में मंत्रियों की सहायता करना। तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का काम क्या होता है? ये मंत्रियों की सहायता करते हैं विभिन्न पॉलिसीज और लॉज को फॉर्मुलेट करने में। और आपको ये पता होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के द्वारा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस चुने जाते हैं। ये स्थायी कर्मचारी होते हैं और ये सरकार को कार्य करने में सहायता करते हैं और बहुत हमारे देश में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। फंक्शंस ऑफ सिविल सर्विसेज, जो भी सिविल सेवा में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस होते हैं, उनके कार्य क्या हैं? सिविल सर्वेंट्स हेल्प्स टू फॉर्मुलेट लॉज, ये कानून बनाने में मदद करते हैं। दे हेल्प टू मेक प्लानिंग इन द कंट्री, वो देश में जो भी योजनाएं बनती हैं उनको बनाने में मदद करते हैं। दे हेल्प टू प्रिपेयर बजट, ये बजट तैयार करने में मदद करते हैं। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो व्यक्ति काम करते हैं वो बजट बनाने में सहायता करते हैं। दे रिकमेंड मेजर सजेशंस टू द मिनिस्टर, वे मंत्रियों को प्रमुख सुझाव देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब देश की मंत्रियों की मदद करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति, ये सब मिलकर कार्य करते हैं, तब हमारे देश का शासन सुचारू रूप से चलता है। तो देश का शासन केवल एक व्यक्ति नहीं संभाल सकता, तो सभी को मिलकर काम करना होता है और इसमें सिविल सर्वेंट्स मंत्रियों की सहायता करते हैं, उनके ऊपर मंत्री परिषद होती है, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मिलकर कार्य करते हैं ताकि हमारे देश का शासन सुचारू रूप से चलता रहे। आई होप आपको ये वीडियो और ये लेसन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।